इस समय एनटीपीसी प्री का एग्जाम चल रहा है और आज है 22 मार्च और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है। पहला और दूसरा हो चुका है। तो अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो हर देखिए शिफ्ट में संशोधन से एक न एक क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है पक्का 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी एनटीपीसी का ट्रेंडिंग चल रहा है हर शिफ्ट में वो पूछा जा रहा है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके जस्ट एक ही साल बाद 1951 में पहला संशोधन होता है। पहले संशोधन में होता क्या है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता होगा कि संविधान में 22 भाग हैं और 8 अनुसूची शुरू में, लेकिन इस समय कितनी अनुसूची है? 12। तो 8वां के बाद 9वां जो अनुसूची जोड़ा गया वो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अच्छा, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, यानी भूमि सुधार का कानूनी संरक्षण दिया गया। सरकार ऐसे ही किसी का जमीन नहीं ले सकती, कानूनी अधिकार है उसको, और वो कानून के तहत पैसा देना होगा। सब एक तरीके से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो भूमि सुधार कानून का संरक्षण, देखिए कुछ जो पॉइंट है वो नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, खास तौर से ग्रुप सी और डी और बी के एग्जाम में। तो आपको सिर्फ याद रखना 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित है, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आता है 7वां संशोधन। देखिए जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं, केवल हम वही देख रहे हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। तो कैसे याद रखना है? 7वां है तो 7 में हमको 8 का गुणा करना है। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 7 × 56। 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन से संबंधित था ये। किससे संबंधित था? राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन क्या है? यानी राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और उसी के साथ साथ एक और चीज किया गया कि साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अब साझा का मतलब क्या है? कंबाइंड, यानी दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। तो साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन क्या याद रखना है? राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बनाए गए, और उसी के साथ साथ साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है 36वां। लगभग देखिए 15 तक हैं जो आपको बार बार वही पूछा जाता है। तो 36वां संविधान संशोधन, 36वां आपको याद रखना है, तो 35वां भी याद रखिएगा। 35वां तो सिक्किम को एक तरीके से अर्ध राज्य का दर्जा मिला, क्या कह सकते हैं, यूटी बनाया गया था। बाद में इसको 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य भारत का बना। तो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो वो 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था, 1975। 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम बना था। कौन सा? 22 नंबर का राज्य। उसके बाद आता है 42वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको सभी पॉइंट ध्यान से देखना है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे बदलाव किए गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो कभी पूछे कि मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन, आपको आंसर मार्क करना है। अच्छा, क्या किया गया? प्रस्तावना में इसमें बदलाव किया गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कर सकते हैं, सेकुलर कर सकते हैं, सोशलिस्ट कर सकते हैं, और इंटीग्रिटी कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता बढ़ाने के लिए आगे फिर और है। तो राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द आता है, तो 3 शब्द जोड़े गए, याद रखिएगा। उसके बाद क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य जो आप पढ़ते हैं 51 का ए जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सिफारिश की थी, लेकिन उसमें से 5 लिया गया, 5 इंदिरा गांधी की तरफ से और एक बाद में 86वें अमेंडमेंट के तहत 2002 में जुड़ा था। तो मौलिक कर्तव्य किसके तहत जुड़ा है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 1976 में। कैसे याद रखना है, तो 4 2 6 होता है, तो आपको याद रखना है पीछे 6 आएगा। 1978 मार्क मत करिएगा, वो 44वां होगा। 44वां में 4 4 8 याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, नागरिकों के कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, 4 का ए और 51 के ए आर्टिकल में 10 टोटल जोड़े गए। अच्छा, नीति निर्देशक में कुछ चीजों को जोड़ा गया, कुछ आर्टिकल जोड़ा गया कह सकते हैं। एक 39 जोड़ा गया, 39 ए जोड़ा गया, निःशुल्क विधिक सहायता। 43 से कर्मचारियों से संबंधित है और 48 से पर्यावरण से संबंधित। तो 39, 39 से 43 से और 48 से। 43 बी मार्क मत करिएगा, 43 बी मार्क करेंगे गलत हो जाएगा। तो डीपीएसपी में 4 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 39, 39 से, 43 से और 48 से। उसके बाद न्यायिक और कार्यकारी शक्ति में क्या बदलाव हुआ कि न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया, कार्यकारी शक्ति को बढ़ाया गया। यानी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका मतलब एक तरीके से पावर ज्यादा कर दिया गया। उस समय आपको पता भी होगा आपातकाल लगा था और न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल की पावर को कम किया गया। तो प्रस्तावना में बदलाव किए गए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, डीपीएसपी में 4 आर्टिकल जोड़े गए, 39, 39 से, 43 से और 48 से। 43 भी नहीं जोड़ा गया है, न्यायिक समीक्षा को कम किया गया, कार्यकारिक शक्ति को बढ़ाया गया। उसके बाद क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन मैंने बताया, समाजवादी पंथ ने इसमें अखंडता जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य मैंने बताया 51 का जोड़ा गया, भाग 4 ए जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बाद में ये 86वें के तहत जुड़ा है। उसके बाद क्या किया गया, अच्छा, राष्ट्रपति संबंधित क्या प्रावधान किए गए कि मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। यानी ये चीज प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिमंडल अगर कुछ सलाह देता है तो उसके लिए बाध्य हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये चीज भी किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग भी है, कि जो लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से, जो इस समय आप देखते हैं 5 साल में चुनाव होता है, तो 5 वर्ष से 6 साल कर दिया गया था। 5 साल से 6 साल उसको कर दिया गया था। लेकिन जस्ट अगला संशोधन 1978 में होता है, 44वां संशोधन, तो उसमें फिर से 5 साल कर दिया जाता है। फिर इस समय 5 ही साल चल रहा है। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। 42वें अमेंडमेंट के तहत 5 साल से 6 साल हुआ था, लेकिन फिर अगला संशोधन जब 44वां होता है तो फिर वही 5 साल कर दिया जाता है। न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा की को कम सीमित किया गया, लिमिट किया गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। तो बस इतना चीज आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 44वां संविधान संशोधन में बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार से जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी बनाया गया, 300 के कम में उसको रखा गया। तो जो पहले आर्टिकल 31 में था वो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो क्या हो गया, वो 300 के कम है उसको रख दिया गया, यानी वो कानूनी अधिकार हो गया। जैसे फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, यानी मौलिक अधिकार अगर आपके पास है तो उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसको जब कानूनी अधिकार बना दिया गया तो वो अब लीगल प्रोसीजर के तहत जाएगा, अब ऐसे ही कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो उसके बाद क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल में एक प्रावधान किया गया। जो पहले संविधान में आंतरिक अशांति से शब्द लिखा था उसको हम सशस्त्र विद्रोह कर दिए। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया। तो आंतरिक अशांति जो शब्द था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ये शब्द याद रखिएगा, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। 44वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। एक तो आपको कानूनी अधिकार, जो मौलिक अधिकार को कानूनी बना दिया गया, आर्टिकल 31 को 300 के कम में रखा गया, यानी संपत्ति का जो अधिकार था। उसके बाद आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आर्टिकल 20, 21 को
आपातकाल से काफी मतलब सुरक्षा उसको दी गई, आपातकाल से भी सुरक्षा दिया गया, यानी आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल लगा हो चाहे न लगा हो। तो आपातकाल के दौरान भी निलंबित इसको नहीं किया जाता, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो ये 44वां संविधान संशोधन में 3 पॉइंट है, याद रखना है आपको। फिर आता है 52वां 52 अमेंडमेंट। अच्छा, 52वां अमेंडमेंट 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ। 8-5 याद रखना है यहाँ पर। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब दल बदल क्या होता है? जैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाना। तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता डिसाइड करना, कि कोई भी इंसान पैसा लेकर इस पार्टी में चला गया, इस पार्टी में चला गया, तो उसमें अयोग्यता का क्या प्रावधान है। तो इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपने देखा कि 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत जोड़ी गई, और 52वां अमेंडमेंट के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। उसके बाद आता है 61वां यानी 61th अमेंडमेंट। कब होता है? 1989 में होता है। इसमें क्या हुआ? मतदान की आयु को जो 21 पहले था उसको घटाकर 18 कर दिया गया। तो मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कब किया गया? तो 21 और में 1 है, तो आपको 61 और 21 को कनेक्ट करके याद रखना है कि 61 का मतलब 21 याद रखना है, 21 से 18 कर दिया गया। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी। उसके बाद आता है 69 अमेंडमेंट यानी 69वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1991 में हुआ। तो 69वां में क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69 में क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया, और 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। अभी आप आगे देखेंगे जब 91वां आर्टिकल अमेंडमेंट में देखेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि मंत्री यानी कुल सदस्यों का 15% मंत्री बनने चाहिए, लेकिन दिल्ली में ये प्रावधान केवल 10% है। तो अभी मैं आगे उसको दिखाऊंगा। आपको याद रखना है कि 69वें अमेंडमेंट 1991 के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी विशेष दर्जा दिया गया। उसके बाद आता है 73वां और 74वां अमेंडमेंट। तो 73वां और 74वां दोनों 1992 में हुआ है। 73वां अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है। कैसे याद रखना है? पहले गांव आता है, पहले जिला आता है। गांव से धीरे धीरे विकसित होकर फिर क्या बनता है? नगर बनता है, यानी ब्लॉक, फिर नगर, तब जिला बनता है। तो पहले क्या आएगा? गांव आएगा। तो गांव 73वां संबंधित है और नगर 74वां संबंधित है। तो 73वां अमेंडमेंट में क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का मतलब गांव की चीजों को सुधारने के लिए इसका विकास किया गया है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची, यार अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर भाग 9 है। क्या है? भाग 9। और आपको कभी ये डाउट नहीं है कि पहले संविधान में 22 भाग थे और फिर बोला जाता है कि 73वें अमेंडमेंट के तहत भाग 9 जुड़ा है, तो क्या 22 भाग में 9वां भाग नहीं था? था, वो बाद में हट गया था। फिर फिर कब जोड़ दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत फिर से जोड़ दिया गया। तो ये चीज अभी कभी आप बड़ा वीडियो जब मैं बनाऊंगा, बड़ा लेक्चर लूंगा, तो उसमें आप बताऊंगा कब हटा, कब क्या हुआ। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाग 9 जुड़ा है। और अनुसूची की जब बात करें तो हमने अनुसूची 9 तो पहले ही देख चुका, 10वां भी देख चुके हैं, और 11वां अब जोड़ रहा है। तो 11वीं अनुसूची जुड़ा और उसमें कितने विषय हैं? तो 29, यानी पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो 29 को कैसे याद रखना है? 2 + 9 जब जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। तो 73वां संविधान संशोधन है, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 जोड़ा गया है। संविधान में पहले था, बाद में हट गया था, फिर से 73वां अमेंडमेंट के तहत 1992 में फिर से वो जोड़ दिया गया 9वां भाग। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 29 विषय हैं उसमें। अच्छा, 74वें में क्या है? 74वें अमेंडमेंट में नगर पालिका संबंधित प्रावधान है।
यानी नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भाग 9A जोड़ा गया है, यहाँ पर भाग 9 था, यहाँ पर भाग 9A है। 9A है, भाग है, ये अनुसूची नहीं है, ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। अनुसूची 9वां भूमि सुधार से संबंधित है, यहाँ भाग 9 है। अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है, और 18 विषय है इसमें। कितने विषय हैं? 18। तो 73 और 74 आपको याद रखना है। फिर आता है 86 नंबर पे, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में होता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत 51A में आपने पहले 42वें संविधान संशोधन में देखा कि 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, और फिर 86वां में एक तहत एक और जुड़ गया, 11 हो गया। और 11वां में लिखा क्या गया है कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये चीज लिखा गया है। देखिए, जो भी एक मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ NTPC से संबंधित जो ट्रेंडिंग है, तो उसमें 5-7 वीडियो है, आप उसको जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपका आगे एग्जाम है, पक्का आपको हर वीडियो से एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। फिर आता है 89वां अमेंडमेंट 89 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय आयोग का विभाजन हुआ। पहले SC और ST के लिए एक आयोग होता था, लेकिन 89वें अमेंडमेंट में होता क्या है? इसको अलग कर दिया जाता है। SC को अलग कर दिया जाता है, ST को अलग कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है 338 में SC से संबंधित आयोग है, 338A में क्या है? ST से संबंधित आयोग है, 338B में क्या है? OBC से संबंधित आयोग है। तो SC ST OBC ये क्रम याद रखिएगा, भूलेंगे तो ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है। तो 38 है, 38B SC ST OBC। तो पहले क्या था? एकल आयोग था SC ST के लिए, लेकिन 89वें अमेंडमेंट में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया। यानी SC के लिए आयोग बना दिया गया 338 में, और अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया 338 क या 338A। तो पहले केवल एक संयुक्त आयोग था, इस संशोधन ने इसे विभाजित कर अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग और 338 क के तहत ST यानी जनजाति आयोग, दो स्वतंत्र बॉडी बन गए। बाद में OBC भी बना, अभी आगे देखेंगे आप। 91वां अमेंडमेंट सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्यों में जो मंत्रियों की कुल संख्या होती है वो लोकसभा या विधानसभा के, यानी केंद्र में लोकसभा है, राज्यों में विधानसभा है, कि सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए 500 सीट है, तो 15% कितना हुआ? 75। तो मंत्री जो बनेंगे वो 75, बाकी सब तो सांसद रहेंगे ही, लेकिन मंत्री जो बनेंगे वो 75 से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन ये दिल्ली में प्रावधान कितना है? केवल 10% है। कितना है? 10%। अच्छा, दल, और इसमें एक और पॉइंट क्या जोड़ा गया? दल बदल विरोधी, जो विरोधी कानून है 52वें अमेंडमेंट में हमने देखा था, तो इसमें एक और पॉइंट ये जोड़ा गया कि दल बदल के आधार पर जो अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर वो अयोग्य घोषित हो गया है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। ये 91वां में जोड़ा गया है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून वो 52 में है। एक पॉइंट जो मंत्री संबंधित है वो 91वां में जोड़ा गया है। 97वां अमेंडमेंट, इसके पहले आपको 96 याद रखना है। 96 में क्या है? 96 में जो आप ओडिशा नाम देखते हैं, यानी भाषा से संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो पुराना नाम क्या था भाषा का? ओरिया था, लेकिन नया नाम क्या हो गया? ओडिया। पहले ओरिया था, अब क्या हो गया? ओडिया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाषा से संबंधित इसमें परिवर्तन किया गया है। तो पहले ओडिया था, बाद में ये ओडिया हुआ है। ओरिया नहीं, ओडिया हुआ है। तो 96वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है?
भाषा को जो नाम है उसको बदला गया। 97वां किससे संबंधित है? 2011 में हुआ, सहकारी समिति से संबंधित है। यानी सहकारी समिति क्या है? अब देखिए, आप देखेंगे मौलिक अधिकार में 19 के 1 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, यानी एक फंडामेंटल राइट में भी आ रहा है। डीपीएसपी 43 भी देखेंगे तो सहकारी समिति को बढ़ावा देने की बात होती है। और संविधान का 9 बी जोड़ा गया। तो आपने देखा 9 में पंचायत से संबंधित था 73वां अमेंडमेंट, 9 का ए किससे संबंधित था? 74वां नगर निकाय से। और 9 का बी क्या है? 97वां अमेंडमेंट के तहत सहकारी समिति को विस्तृत ढांचा देना। ये किसका काम है? राज्य का काम है। तो बस आपको इतना इसमें याद रखना है। तो 96-97 में यही चीज है कि सहकारी समिति से प्रावधान इसमें जोड़े गए। मौलिक अधिकार में 19(1)(c) जोड़ा गया और डीपीएसपी में 43(b) जोड़ा गया है। और संविधान का नया भाग 9 का भी जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, बार बार पूछा भी जाता है ये। उसके बाद आता है 99वां अमेंडमेंट। 99वां अमेंडमेंट में क्या है? 2014 में हुआ ये। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था, गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि अब जो जजों की अपॉइंटमेंट होगी या नियुक्ति होगी वो एक कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन पहले से ही जजों को डिसाइड करने की एक पद्धति है जिसे हम कॉलेजियम पद्धति कहते हैं। यानी जो मतलब जो रिटायर होने वाले जज हैं, यानी जजों में से ही जजों को चुना जाता है, वो कॉलेजियम पद्धति है। तो जजों द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बना दिया। तो कॉलेजियम को बदलकर एनजेएसी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि भाई ये गलत है, ऑलरेडी कॉलेजियम पद्धति है, उसी के तहत उसको जोड़ा जाएगा। तो ये खारिज कर दिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 99 अमेंडमेंट किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। उसके बाद आता है 100वां अमेंडमेंट। ये कब हुआ? 2015 में हुआ। किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। इसमें भारत के कुछ एन्क्लेव बांग्लादेश को ट्रांसफर हुए और बांग्लादेश के भारत को ट्रांसफर हुए। तो ये चीज याद रखना है। 100वां संशोधन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश भूमि विवाद से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर भी इसको कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 101वां अमेंडमेंट 2016 में हुआ। इसके तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। तो आपको याद रखना है 101 क्या देते हैं? हमेशा आप नकद देते हैं, कैश देते हैं, किसी को नेक देते हैं, तो जीएसटी भी आपको 101 ही देना पड़ेगा। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। इसके तहत आर्टिकल 279A जोड़ा गया, जीएसटी परिषद का गठन का बात करता है। यानी जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होंगे, इन सब के बात कौन करता है? 279(1) 279। तो कैसे याद रखना है? 2 + 7 = 9। तो 279 याद रखना है। 279 ये जीएसटी संबंधित है। 102 अमेंडमेंट 2018 में हुआ। इसमें क्या है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपने देखा एससी था, 89वें अमेंडमेंट के तहत हुआ। तो एससी पहले एससी एसटी एक था, तो एससी एसटी को अलग किया गया, 338 हुआ। लेकिन 102वां अमेंडमेंट में क्या होता है कि ओबीसी के लिए भी एक आयोग बनता है, 338B। तो इसे अनुच्छेद 338B के तहत जोड़ा गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 अमेंडमेंट के तहत। 101 में क्या है? जीएसटी है। 103 में आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अलग जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में 3 शब्द हैं, 1 2 3। तो आपको याद रखना है 103 से संबंधित कौन है? ईडब्ल्यूएस है। यानी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण। 10% आरक्षण का मतलब ये है कि अगर 1500 सीट है तो 150 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। अब जो क्वालिफाई करेगा कट ऑफ उसी को मिलेगा ना। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। इसमें सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका फायदा सब उठा रहे हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020।
ये किससे संबंधित है? तो SC ST के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी लोकसभा। उसका रीजन क्या है? अभी जनगणना नहीं हुआ है तो परिसीमन नहीं होगा, यानी जो कितनी सीट पर एक, कितनी जनसंख्या पर एक सीट होती है उसी को परिसीमन कहते हैं। तो अभी जब जनगणना नहीं हुआ इसीलिए इसको टाल दिया गया। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 2030 तक कर दिया गया। जो SC ST का जो पहले से ही आरक्षण है, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो भी सीट है उसमें आरक्षण SC ST का पहले से है, तो उसी को कंटिन्यू करके 2030 तक कर दिया गया है। और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो पहले से सीट आरक्षित होती थी उसको हटा दिया गया। 104 के तहत एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को सीट का प्रावधान नहीं है। अब आता है 105। 105 और 106 क्या है? तो 105 में ये चीज कहा गया है कि मतलब जो पहले केंद्र सरकार के पास पावर थी उसको राज्य सरकार में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या बोला गया कि अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना। अगर कोई भी राज्य सामाजिक और शैक्षिक, यहां पर देखिए सामाजिक और धार्मिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार कर सकता है, उसे हम SC BC कहते हैं। तो ये जो पिछड़ा वर्ग तैयार करने की सूची का पावर किसके पास था? केंद्र के पास था, लेकिन इसको राज्य सरकार के पास ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये 105 में अमेंडमेंट हुआ। 106 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट है। तो 106वें अमेंडमेंट में क्या हुआ? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। इसमें लोकसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का प्रावधान किया गया, यानी 33% सीट पर महिलाएं होंगी। एक अच्छा कदम है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो बस इतना ही था। आपको ये PPT मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आगे आपको किस टॉपिक में परेशानी है वो भी कमेंट करिएगा। बाकी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।